हेलो एवरीवन। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसको ईटीसी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा जब हमने ग्लाइकोलिसिस को स्टडी किया था और क्रेब्स साइकिल को स्टडी किया था, तो हमें याद है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें जो लास्ट में यहाँ पर 2 एटीपी जनरेट होते हैं और क्रेब्स साइकिल में भी यहाँ पर लास्ट में 2 एटीपी जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो ईटीसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, इसमें अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ जनरेटेड। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। अबाउट इसमें 32 से लेकर 34 एटीपी जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से, कि ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में सिर्फ 2 एटीपी ही जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ईटीसी में 32 से लेकर 34 एटीपी जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और मोस्टली जो है ये एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो अब जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता था और वहाँ पर 2 पायरुविक एसिड के एसिड्स जो थे वो वहाँ पर बनते थे लास्ट में। जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का या फिर सबस्ट्रेट का, तो उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में हो रहा था। हमने इसको स्टडी कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आप ये आकर देखिए, तो उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब आपको याद होगा कि ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर 2 NADH जो थे उनकी जनरेशन होती थी। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर NADH के बनते थे ग्लाइकोलिसिस में, और क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर 8 NADH बनते थे और 2 यहाँ पर FADH2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते थे। यह आपको याद होगा क्योंकि पीछे जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है ये हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब NADH और FADH जो है हमें पता है कि इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर रहती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। और मैंने कहा भी था कि ये जो NADH है, FADH जो है, ये आगे फर्दर जो है ये ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में यूज़ होंगे फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। तो वो हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ATP की जो है वो जनरेशन होगी। तो अभी मैंने कहा कि जब ग्लूकोज की डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है या फिर सबस्ट्रेट की डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है तो उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो कि ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में हो रहा था। पर अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी NADH की एंड FADH2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, ताकि यहाँ पर ATP की सिंथेसिस हो सके। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जहाँ पर NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है, फिर उसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आती है और फिर उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और वो कम्प्लेक्सेस में अरेंज भी होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो कम्प्लेक्सेस हैं प्रोटीन्स के वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं, ताकि वहाँ पर ATP की जो है वो फार्मेशन हो, ATP की वहाँ पर सिंथेसिस हो। या हम आगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और किस तरीके से ATP की वहाँ पर सिंथेसिस होती है। अब 70% ऑफ ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड बाय सेल इज़ यूटिलाइज्ड बाय ETC टू प्रोड्यूस ATP। 70% जो सेल जो
मतलब सेल जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उसमें से 70% ऑक्सीजन जो है वो ईटीसी में यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होती है, ताकि एटीपी की वहाँ पर प्रोडक्शन हो सके, एनर्जी की वहाँ पर प्रोडक्शन हो सके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक कम्प्लेक्स से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब वो एक ही तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते। तो इसीलिए वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो करते हैं यूनिडायरेक्शनल। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वेरियस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर FMN फ्लैवोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, FES आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम में यहाँ पर साइटोक्रोम CBA-A3 ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब प्रोटीन्स हैं और ये यहाँ पर 4 डिफरेंट कम्प्लेक्सेस में यहाँ पर ये अरेंज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे फर्दर मूव करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक कोएंजाइम भी प्रेजेंट होता है जो है यूबिक्विनोन, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इन 4 कम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे मूव करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर एटीपी की जो है वो सिंथेसिस होती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। आप इमेजिन कर लीजिए कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें ये जो है ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसके अंदर यहाँ पर IMM मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये पूरी। इसके अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो मैंने अभी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसको हमने जूम कर लिया और हम इन जो प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस हैं इनको अच्छे से स्टडी करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इनमें से ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे फर्दर और एटीपी की सिंथेसिस होती है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ ये जो है ये फर्स्ट कम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें FMN फ्लैवोप्रोटीन और आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस कम्प्लेक्स का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर ये सेकंड कम्प्लेक्स प्रेजेंट है जिसमें आयरन सल्फर प्रोटीन होता है और इस कम्प्लेक्स का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कम्प्लेक्स में यहाँ पर साइटोक्रोम B आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट है और इस कम्प्लेक्स का नाम होता है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स 4 जो है इसमें साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है और इस कम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और फाइनली लास्ट में यहाँ पर ATP सिंथेस जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से ATP की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ सबसे पहले होता क्या है कि ये जो कम्प्लेक्स फर्स्ट है यहाँ पर NADH प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि NADH जो है उसकी सिंथेसिस हुई थी ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में। तो अब यहाँ पर ये जो NADH है NADH की यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी और ये ब्रेक होगा इनटू NAD+, फिर और यहाँ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी रिलीज़ होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो आयन है वो भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ होगा। अब ये जो NADH है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कम्प्लेक्स फर्स्ट को देगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे कम्प्लेक्स फर्स्ट की तरफ। वैसे ही यहाँ पर कम्प्लेक्स सेकंड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि FADH2 की भी यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा इनटू FAD और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो रिलीज़ होंगे मैट्रिक्स में। और ये जो FADH2 है ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो रिलीज़ होंगे ये कम्प्लेक्स सेकंड को देगा। NADH क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स फर्स्ट को देगा और FADH2 जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स सेकंड को देगा। अब ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे फर्दर मूव करेंगे कम्प्लेक्स फर्स्ट से कम्प्लेक्स सेकंड से यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन से कम्प्लेक्स थर्ड में, साइटोक्रोम C में, फिर कम्प्लेक्स 4 में, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फर्स्ट को कम्प्लेक्स सेकंड के साथ अटैच करता है ये यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है, ये एक कोएंजाइम होता है। कम्प्लेक्स फर्स्ट कम्प्लेक्स सेकंड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विनोन। वैसे ही कम्प्लेक्स थर्ड जो है वो कम्प्लेक्स 4 से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C।
अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, तो यहाँ पर जो लास्ट प्रोटीन है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो होता है साइटोक्रोम A3। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इससे यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के आयंस को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों मिलकर यहाँ पर वाटर को बनाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वाटर बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें हाइड्रोजन की आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल में NADH की सिंथेसिस होती है और उस टाइम यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये विद द हेल्प ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस ये मूव करेंगे मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड से 2 हाइड्रोजन के आयन मूव कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के आयन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है इससे जो हाइड्रोजन के आयन हैं वो मूव नहीं करते। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब बाहर मतलब कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की में जब हाइड्रोजन के आयंस जो है वो मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी कि वहाँ पर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और मैट्रिक्स में कम हो जाएगी। तो जब वहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब जब बाहर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये दोबारा मूव करना चाहेंगे मैट्रिक्स की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। और ये जो मूव करेंगे दोबारा मैट्रिक्स में वो ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज। यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ATP सिंथेज भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये मूव करेंगे ATP सिंथेज से मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे ही ये जो हाइड्रोजन आयंस जैसे ही मूव करेंगे ATP सिंथेज से मैट्रिक्स में तो एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी यूज़ होगी ADP विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। जो यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी उसकी मदद से ADP के साथ यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आकर अटैच होगा और यहाँ पर फिर फाइनली क्या होगी, ATP की सिंथेसिस होगी। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे ही हाइड्रोजन आयंस ATP सिंथेज से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है और उस एनर्जी की हेल्प से उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। उस एनर्जी की हेल्प से ADP के साथ IP मतलब कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच होगा, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच होगा और यहाँ पर ATP की सिंथेसिस यहाँ पर होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूली चलता रहेगा और इसी प्रोसेस को जो है वो कीमोऑस्मोसिस कहा जाता है। कीमोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब कि मूवमेंट ऑफ आयंस जैसे कि हाइड्रोजन आयंस की यहाँ पर जो है वो मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इससे इसकी मूवमेंट हो रही है डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसी प्रोसेस को कीमोऑस्मोसिस कहा जाता है जिसमें ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक फॉस्फेट ग्रुप की हेल्प से यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP की सिंथेसिस हो रही है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 4 हाइड्रोजन आयंस मिलकर एक ATP को बनाते हैं। तो यहाँ से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जब 4 हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो ATP सिंथेस से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक ATP की सिंथेसिस होगी।
तो यही होता है कंप्लीट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो एक NADH है वो 3 ATP को जनरेट करता है और एक FADH जो है वो 2 ATP को जनरेट करता है। तो यहाँ पर एक NADH है, इसका मतलब यहाँ पर 3 ATP जनरेट होंगे, और यहाँ पर एक FADH है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ATP जो है वो जनरेट होंगे। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, इसका जो प्रोसेस है ये फर्दर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस आगे फर्दर जो है वो मूव करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है, ATP यहाँ पर जनरेट होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में अबाउट 32 से लेकर 34 ATP जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का, जिसमें ये 4 कम्प्लेक्सेस जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में यहाँ पर ATP सिंथेस भी जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का जो प्रोसेस है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। थैंक यू।